हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर अपने गाला पेपर 6 का सेक्शन बी सॉल्व करने जा रहे हैं और इसी तरह से आगे के भी आपको वीडियोस हम प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपका 12th के अंदर 85 टू 90% लाने का गोल है तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी 10 मार्क्स का है और ये कंपलसरी है कि 10 के 10 क्वेश्चन आंसर आपको लिखने ही पड़ेंगे। यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन आंसर सारे आपको लर्न करना कंपलसरी है। तो क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज वेट इन इंडेक्स नंबर फॉर्मेशन। वेट यानी क्या होता है? तो वेट यानी क्या होता है कि जैसे कि कोई भी चीज के अंदर या कोई भी प्रोडक्ट के अंदर आपको कोई चीज की नेसेसिटी होती है तो उसका कितना वेटेज होना चाहिए, बराबर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक गोल्ड रिंग बना रहे हो तो गोल्ड रिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि 100% गोल्ड ही यूज हुआ हो, अदरवाइज उसका कर्व यानी शेप नहीं आता है, तो उसमें थोड़ा कॉपर या सिल्वर ऐड करना ही होता है। तो वो कॉपर सिल्वर ऐड करते हैं वो 100% नहीं होता है। 100% में से कितना परसेंट गोल्ड होता है, कितना परसेंट कॉपर है या कितना परसेंट सिल्वर है, वो उसका वेटेज शो करता है। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स selected in the construction of an index number is not same. The number associated with items in proportion to their importance, it's called a weight. यानी कि जैसे मैंने कहा ना कि गोल्ड रिंग में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इंपॉर्टेंट चीज गोल्ड है। सपोज 90% गोल्ड है, 5% कॉपर है, 5% सिल्वर है, तो ये उसका वेटेज होता है कि भाई यहां पर आप कोई पर्टिकुलर आइटम को एक प्रपोर्शन में या तो परसेंटेज में आप उसको शो करते हो, इट्स कॉल्ड इंपॉर्टेंस और उसे ही वेट कहा जाता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम सिलेक्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर, आप अलग अलग आइटम को सिलेक्ट कर लो और उसका जो इंपॉर्टेंस होता है इज नॉट सेम, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है। एंड द नंबर एसोसिएटेड विथ आइटम्स इन प्रपोर्शन, और वो जो नंबर्स होते हैं उसको एक प्रपोर्शन के थ्रू या तो एक परसेंटेज के थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं, उसे अपने वेट कहते हैं। वेट के दो टाइप होते हैं, इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट। यहां पे आगे क्वेश्चन में और पूछा गया है, स्टेट द टू प्रॉपर मेथड ऑफ असाइनिंग एक्सप्लिसिट वेट। तो एक्सप्लिसिट वेट की टोटल दो मेथड है। नंबर एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड नंबर टू फैमिली बजटेड मेथड। तो ये खास ध्यान रखना है। चलिए नाउ नेक्स्ट, what is the value of r if all the points plotted in a scatter diagram lie on the same line यानी straight line and not on the same line like this। या तो इस तरह से या तो इस तरह से, तो ये सेम लाइन हुआ, और नॉट सेम लाइन यानी सेम लाइन में नहीं है। तो ये चीज खास ध्यान रखनी है। तो यहां पर आर की वैल्यू क्या होगी? तो अगर सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन यानी सेम लाइन में, तो आर की वैल्यू मे बी -1 और +1। तो वहां पर आर +1 भी हो सकता है यानी कि +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। लेकिन अगर आर की वैल्यू स्ट्रेट लाइन यानी कि सेम लाइन में नहीं है तो आर का आंसर -1 लेस देन आर लेस देन 1। यहां पे इक्वल टू मत लिख देना वरना रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि -1 और +1 नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही आता है। तो आंसर इज -1 लेस देन आर लेस देन 1। नेक्स्ट, रिग्रेशन मॉडल। तो इट्स वेरी सिंपल, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। तो ये आपको याद रखना है, जहां पे y और x दोनों अपने लिए वेरिएबल होते हैं, जिसमें से y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अल्फा एंड बीटा बोथ आर कांस्टेंट्स और u जो होता है इट्स अ डिस्टर्बेंस वेरिएबल, वो अपने डेटा का डिस्टर्बेंस वेरिएबल होता है, जिसको अपने एरर भी कहते हैं, मिस्टेक डिस्टर्बेंस वेरिएबल। चलिए नाउ नेक्स्ट,
व्हाट इज द मीन बाय एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज? तो टाइम सीरीज की डेफिनेशन है, अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपने जो भी सारा डेटा कलेक्ट किया होता है, वो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसका जो ग्रुप होता है, उसे टाइम सीरीज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 to 90% रखा हुआ है, तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है, तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीज है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है, तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है, तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप यूजीटी सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माई इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है, तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। 25 सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रैंडम एक्सपेरिमेंट। राइट द डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड फेवरेबल आउटकम्स। डेफिनेशन पढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी, काफी लोगों को यह चैप्टर टफ लगता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। 3 सम प्रैक्टिकल के पूछे जाते हैं इन सेक्शन डी। इफ यू वांट स्किप द चैप्टर आप कर सकते हो, बट स्किप आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, नॉट अ थियरी। आपको प्रोबेबिलिटी थियरी तो पढ़नी ही पड़ेगी। जितनी इवेंट्स है, डेफिनेशन है, एमसीक्यूज है, वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में आने ही वाले। हाँ, अगर आप चाहो तो 9 मार्क का प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी का लीव कर सकते हो। वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चैप्टर 2 के 2 सम है, वहां पे डिफरेंशिएशन का 1 सम है, और 6 सम पार्ट 1 में से होते हैं, यानी टोटल 9 सम हो गए। 8 करने होते, फिर भी आपको एक आध ऑप्शन मिल जाएगा। अगर कहीं पे थियरी आ गई तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। चलिए, तो यहां पे थियरी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, the experiment which can be independently repeated under identical condition and all its possible outcomes are known। जैसे कि एक डाइस होता है, अपने डाइस थ्रो करते हैं, तो अपने ने जो डाइस थ्रो किया, चाहे तुम उसको कितनी भी बार थ्रो करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 50 बार, 100 बार, हजारों बार, बट वी नो द रिजल्ट्स। अपने को रिजल्ट्स पता है कि भाई क्या आ सकता है। श्योरिटी नहीं है, प्रिडिक्शन है, आ सकता है। मे बी इट्स अ 1, इट्स अ 2, 3, 4, 5 या तो 6, ये रिजल्ट पता है। यानी कि इट्स कॉल्ड आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। अपने को पता है कि भाई 1 2 3 4 5 6 इसमें से ही आंसर आने वाला है, बट will outcomes are known, but which of the outcomes will appear cannot be predicted with certainty। certainty यानी श्योरिटी। आप 100% डैम श्योर नहीं कह सकते कि मैं डाइस थ्रो कर रहा हूं और नंबर 4 मिलेगा, ऐसा श्योरिटी के साथ तुम नहीं कह सकते। तो यहां पे खास ध्यान रखना है
कि all possible outcomes are known, but which of the outcomes will appear cannot be predicted with certainty before conducting the experiment. एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं ऐसा डाइस हाथ में लेके घुमा रहा हूं और बोलूं 5 आएगा, नहीं, कह ही नहीं सकता हूं, इट्स नॉट पॉसिबल. तो चलो, कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चाहे उसको आप कितनी भी बार रिपीट कर लो, वहां के उसके सारे आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है, आपको पता होती है. बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, वी कैन नॉट एस्टिमेट अ प्रॉपर आउटकम्स, यानी कि अपने यहां पे प्रॉपर आउटकम्स ध्यान नहीं ले, सॉरी, प्रॉपर आउटकम्स अपने कंसीडर नहीं कर सकते हैं जब तक आप एक्सपेरिमेंट ना कर लो, तब तक. चलिए, फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है? इफ सम आउटकम्स ऑफ all the elementary outcomes in the sample space of random experiment indicates the occurrence of a certain event A, then these outcomes are called favorable outcomes of the event A. जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया डाइस, तो इट्स अ सैंपल स्पेस. तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने नंबर आएंगे? 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6. अब मैंने जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्री आउटकम्स है, यानी 1 2 3 4 5 6, उसको मैंने एक यहां पर एज अ एग्जिस्टेंस का, मैंने एक चीज ऐसे ही कही कि भाई मुझे यहां पे ऑड नंबर चाहिए. कौन से नंबर चाहिए? ऑड नंबर. तो ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है, तो ऑड नंबर कितने आएंगे? 1 3 5. तो ये हो गया एक इवेंट, इवेंट ए. तो देखो, इफ सम आउटकम्स आउट ऑफ द ऑल द एलिमेंट्री आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में से सम आउटकम, सम्स यानी जैसे मैंने कहा ऑड नंबर, तो 1 3 5 इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ अ सर्टेन इवेंट ए, उसको इवेंट ए कहा जाता है. देन these outcomes are called favorable outcomes. तो इसको कौन से आउटकम कहे जाते हैं? फेवरेबल आउटकम्स. कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑड पूछ सकते हैं, इवन पूछ सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 पूछ सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं. तो वो जो रिजल्ट मिलता है उसे अपने फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं. चलिए नेक्स्ट 26, प्रोबेबिलिटी फंक्शन बाइनोमियल का लिखना है. ये खास ध्यान रखना है कि भाई किसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन पूछा है. समटाइम्स बाइनोमियल का भी पूछ सकते हैं, नॉर्मल का भी पूछ सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है. चलिए, तो p ऑफ x इक्वल टू NCx इंटू p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x. तो सबका मतलब n यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, x यानी नंबर ऑफ सक्सेसिव ट्रायल्स, P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. ये नीचे चारों चीज आपको मेंशन करनी रहेगी. चलिए, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज द स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स? तो ये अपने ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि म्यू एंड सिग्मा आर द पैरामीटर्स, और जो स्क्यूनेस की वैल्यू होती है वो 0 होती है बिकॉज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. और म्यू और सिग्मा पैरामीटर्स है, जिसमें म्यू का मतलब होता है मीन या एवरेज, आप इसको कह सकते हो, और सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन. चलिए, तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, मीन एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो मीन यानी म्यू, इट्स 11. फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1 3, म्यू 11 Q1 3. तो यहां पे फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला गया है? थर्ड क्वार्टाइल Q3 ढूंढना है. तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए. इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन, मोड आर सेम. तीनों की वैल्यू सेम होती है. आपको एक क्वार्टाइल दे रखा है, दूसरा ढूंढना है, तो दिमाग के अंदर तुरंत ट्यूबलाइट हो जानी चाहिए कि क्वार्टाइल्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन. तो वहां पर एक फॉर्मूला है m इक्वल टू Q3 प्लस Q1 अपॉन 2, और मीन मीडियन मोड इक्वल होता है. तो अगर मीन 11 है
तो मीडियन भी कितना होगा 11 इक्वल्स टू Q3 प्लस Q13 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 22 प्लस 3 इस तरफ आएगा तो माइनस इक्वल टू Q3, तो 22 माइनस 3 Q3 इक्वल्स टू 19। वेरी सिंपल, बट आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट 29, define the delta neighborhood of alpha and the punctured delta neighborhood of alpha। तो इट्स अ डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फा, ये उसका डिनोट है या आप उसको फॉर्म भी कह सकते हो। और ये चीज खास ध्यान रखनी है कि इफ ए यानी कि अल्फा बिलोंग्स टू आर एंड डेल्टा इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, देन द ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ये खास ध्यान रखना है कि आपका डेल्टा नॉन नेगेटिव होना चाहिए और वो जो नंबर है वो ओपन इंटरवल में होना चाहिए, यानी कि ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, तो उसे डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फा कहा जाता है। एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एन अल्फा डेल्टा, तो उसको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो और आप उसको एन अल्फा डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हो। नाउ how will be the second order derivative of a function at x equal to a if the function is maximum। तो जनरली मिनिमम मैक्सिमम के 5 पॉइंट्स है। पहला फाइंड आउट डिफरेंशिएशन, दूसरा पुटिंग डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, तीसरा फाइंड आउट डबल डिफरेंशिएशन, चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन डबल डिफरेंशिएशन, कि x की वैल्यू जो होती है वो डबल डिफरेंशिएशन में पुटअप करनी होती है। तो ये चीज खास ध्यान रखना है कि जब तुम x की वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में पुटअप करते हो तो डबल डिफरेंशिएशन का आंसर लेस देन 0 यानी कि आंसर नेगेटिव आना चाहिए। और अगर डबल डिफरेंशिएशन का आंसर नेगेटिव आ रहा है, इट्स मीन्स दैट द फंक्शन इज अ मैक्सिमम एट x इक्वल टू a। तो इसी तरह से आगे के वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।